जेई एस्पिरेंट्स जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो आप अनटच रखते हैं जेई मेंस तक, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांस भी उनको कवर करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कुछ छोटे चैप्टर्स जो कि आपका स्कोर एकदम बढ़ा भी सकते हैं और जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा आलस आता है, खुद से अगर कोई टीचर करा दे तो वो ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। ऐसे दो चैप्टर से आपके पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो अगर आप 2 से 3 घंटे भी अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो एडवांस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटा के इन चैप्टर्स को कर लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया, पूरा वन शॉट में देने वाली हूँ आपका पॉलीमर का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, जिसके अंदर हर एक पॉइंट आपका कवर करते हुए चलेंगे। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। बहुत कुछ एडवांस से रिलेटेड यहाँ पर चैनल पे आने वाला है। ये 2 चैप्टर्स हम स्टार्ट करते हैं अभी। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका जेई मेंस का पेपर नो डाउट अच्छा हुआ है और आप एडवांस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो ऑल द बेस्ट सबसे पहले एडवांस के लिए, कि जैसे आपने जेई मेंस में बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने आप को एडवांस के लायक बनाया है, तो एडवांस में इतनी मेहनत करिए कि आप सीधे सीधे आईआईटी कॉलेज में पहुंच सके। चलिए हम ऐसे चैप्टर्स केमिस्ट्री के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो जेई मेंस के अंदर आपने देखे भी नहीं है, क्योंकि हमारे ना तो बोर्ड्स के अंदर थे वो, ना ही आपके यहाँ पर जेई मेंस के सिलेबस में थे। तो आपके बिल्कुल अनदेखे चैप्टर या कभी देख भी लिए थे पढ़ते टाइम पे, तो जिनको आप भूल चुके हैं, ऐसे चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर, एक ऐसा छोटा सा चैप्टर जिससे अगर आपका एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन आ रहा है तो गलत होने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं। सबसे पहली बात, पॉलीमर्स होते क्या है, आपके डेफिनेशन क्या बनती है पॉलीमर्स की। पॉलीमर वर्ड से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वर्ड पे ही चले जाते हैं। सबसे पहले पॉलीमर्स, पॉली मीन्स होता है यहाँ पर मैनी, और मर्स मतलब होता है आपका यूनिट्स। मैनी यूनिट्स मतलब जो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है आपको, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे वो कंबाइन हो रहा है, जैसे कि अगर हमारे पास में इथीन है, जो ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, इसको हमने क्या बोल दिया, मोनोमर बोल दिया। और जब ये कंबाइंड हो गई नंबर ऑफ टाइम पे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर जो बना उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीमर बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में इथीन है, टूटता कैसे कैसे है, यहाँ पर ब्रेकडाउन कैसे कैसे होता है, सब मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जैसे n नंबर में हमारे पास में यहाँ पर NCH2 है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हमारे पास में यहाँ पर ऑक्साइड है तो देखते से ही क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। अगर ये फ्री रेडिकल में टूटेगा तो ये रिएक्टेंट को भी फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। जब ये दोनों तरफ से n नंबर में कंबाइन होते जाएंगे तो यहाँ पर ये कार्बन चेन NCH2N नंबर ऑफ टाइम्स पे कंबाइन होती जाएगी, और इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीथिन बोल दिया। कुछ नहीं पूछा जाता इसमें, सबसे ज्यादा पूछा जाता है मोनोमेरिक यूनिट्स किसी की भी। जैसे ये पॉलीमर बना आपका, पॉलीथिन बनी, तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गई, आपकी इथीन हो गई। तो बहुत सारे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स के अंदर ही मोनोमेरिक नाम जो है उसके छुपे हुए होते हैं, तो हमें उसको याद करना, उसी में से निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये डरावना सा दिख रहा है आपको नायलॉन 66, दिखने में ही बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसे हम एक बार क्लासिफिकेशन करने के बाद में एग्जांपल के अंदर समझेंगे। हम सिर्फ डेफिनेशन समझे अभी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि कंबाइन हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोमर बोल रहे हैं। जो बन रहा है वो क्या हो गया, आपका पॉलीमर हो गया, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, पॉलीमराइजेशन बोल दिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमारे पास 4 तरह से कर रखा है पॉलीमर का। एक तो हमने ओरिजिन के बेसिस पर कर रखा है कि पॉलीमर आए कहां से, नेचुरल पॉलीमर है, मेन मेड है मतलब सिंथेटिक है, या फिर एक कैटेगरी आती है आपकी सेमी सिंथेटिक। अगर हम नेचुरल पॉलीमर है, कोई एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल बताएंगे यहाँ पर, कोई नेचुरल पॉलीमर जैसे आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये आपके पढ़े हुए नाम है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने एग्जांपल पढ़ रखे, जैसे सेल्यूलोज आपका क्या था, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बन रहा था, तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट आपकी क्या हो गई, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज से आपका मिलकर बन रहा था आपका यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा था। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या हो गए, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में नेचर में प्लांट सेल या एनिमल सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है।
दूसरा आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब जो मेन मेड है। हमें कुछ एग्जांपल्स याद होते हैं, जैसे पॉलीथीन एक कॉमन एग्जांपल है, हमें पता है वो नेचुरली नहीं प्रेजेंट होती, हम उसे फॉर्म कर रहे हैं। पॉलीथीन हो गई, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए आपके, जैसे नायलॉन 6 हो गए, ब्यूना एस हो गया। अब ये नाम जो थोड़े थोड़े स्टार्टिंग में डरावने लग रहे हैं, उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स याद करने के हर चीज की इस वीडियो में ट्रिक मिलेगी, तो सेशन में बने रहिएगा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक नाम से ही क्या पता पड़ रहा है, सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया कि हाफ पार्शियल, इसका मतलब ना तो वो नेचुरल है ना वो सिंथेटिक है। ऐसे नेचुरल पॉलीमर जिनकी क्वालिटी को अच्छा किया जा सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेल्यूलोज, ये क्या है आपका नेचुरल पॉलीमर है, इसके अंदर अगर हमने एसिटिक एसिड डाल दिया तो ये हमारे पास में बना लेता है यहाँ पर सेलुलोज एसीटेट। ये जो होता है ये पर्टिकुलर आपने कहीं पढ़ा होगा, एडवांस का पढ़ रहे हैं हम, कोई मिक्स क्वेश्चन आ सकता है आपका, हमने कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में इसके दर्शन किए होंगे, इसके यूज के दर्शन किए होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का पहला जो चैप्टर आपने मेंस लेवल पे पढ़ा था सॉल्यूशन, वहां पर आपने पढ़ा था एक रिवर्स ऑस्मोसिस करके प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर हम पढ़ते हैं सेलुलोज एसीटेट को स्पेशली यूज किया जाता है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। तो ये क्या हो गई आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। तो ओरिजिन के बेसिस पर हमारे 3 कैटेगरीज हो गई यहाँ पर, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। फिर नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पर सेकंड, उसके बाद में सिंथेटिक के बाद में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर। यहाँ पर तो 3 टाइप के हमारे पास में स्ट्रक्चर के बेसिस होते हैं। ये जो पॉलीमेरिक चेन्स है आपकी जो कंबाइन हो रखी है, या तो ये लीनियर फॉर्म में कंबाइन होगी बिना कोई बॉन्डिंग, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रखी है, सिंपल सिंपल स्ट्रेट चेन हम बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे हाई डेंसिटी पॉलिथीन हो गई। अब मैडम हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलिथीन में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ेंगे अभी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनके एग्जांपल्स याद रखना क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ली जाते हैं, तो आपको इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, हाई डेंसिटी पॉलिथीन हो गया आपके लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल। दूसरा आता है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन का मतलब क्या हो गया, जब 2 पॉलीमेरिक चेन के अंदर यहाँ कोई ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन पर्टिकुलर कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर केवल ब्रांचेस बन रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे के यहाँ पर क्या करेगा, लूज बॉन्डिंग रखेगा। अगर लूज बॉन्डिंग रखेगा तो ये क्या हो गया, लो डेंसिटी पॉलिथीन हो गई, ये सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होगी। और एक होता है आपका क्रॉस लिंक्ड, ये तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जैसे सल्फाइड लिंकेज हो गया, एसिस लिंकेज हो गया, 2 पॉलीमेरिक चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब पर्टिकुलर किसी टाइप की बॉन्डिंग हो जाए यहाँ पर 2 पॉलीमेरिक चेन के बीच में, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। नो डाउट हम इसकी स्टेबिलिटी बहुत आराम से बता सकते हैं। ये क्या हो गया आपका बैकेलाइट और मेलामाइन, क्या हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन्स के बीच के अंदर। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या ऑर्डर हो जाएगा आपका, अगर हम इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड होगा, उसके बाद में फिर लीनियर होता है, और ब्रांचिंग में क्योंकि गैप बढ़ जाता है तो वो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होता है। जैसे अगर इन्हीं के एग्जांपल्स में पूछ लिया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लो डेंसिटी पॉलिथीन, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, बैकेलाइट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो हम इसके बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर इसके अंदर से आराम से बता सकते हैं। ये आपका था दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो है हमारा, वो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड मतलब किस तरीका, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का, इसी से चलने वाला है पूरा पॉलीमर आपका। मोड की अगर हम बात कर रहे हैं मतलब किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं हमारे पास पॉलीमर्स। जैसे हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे यहाँ, पहला हम लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा लेंगे कंडेंसेशन। अब एडिशन में भी 2 केसेस है, एक होता है इसमें होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ये इसी के टाइप है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। कंडीशन समझते पहले। एडिशन पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, एडिशन पॉलीमर का मतलब होता है जब 2 मोनोमेरिक यूनिट्स को इस तरीके से कंबाइन किया जा रहा है कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होती जा रही है, और मोनोमेरिक यूनिट्स बिना किसी मॉलिक्यूल के एलिमिनेट हुए ऐड होती जा रही है।
अगर सेम पैटर्न ऑफ यूनिट्स कंबाइन हो रही है, जैसे इथीन थी, एक ही मॉलिक्यूल कंबाइन होता जा रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, होमो। जब एक सिंगल यूनिट टाइप की कंबाइन हो रही है, यहाँ पर सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज अगर यूज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर एडिशन का ही एग्जांपल है, तो उसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, बस उसको चिपकाते जाना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया ब्यूनाइस और ब्यूनाइन का। अब इसे मैं बना के थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, तो इसको मैं थोड़ा एक बार बना ही देती हूँ खुद, इसको याद करने का तरीका भी आ जाएगा, जिससे अगर हमारे पास है ब्यूनाइस, ये तो पॉलीमर है। अब क्या याद रखना है आपको, ब्यूना फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में भी क्या 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हमारे पास में एक तो क्या हुआ 1,3 ब्यूटाडाइन। एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन, स्टाइरिन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेंजीन के सर के ऊपर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है। अब बॉन्ड को तोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, केवल ये करना है हमें। हमें क्या करना है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो कंबाइन कैसे होगा, ये n टाइम्स ले लो दोनों मॉलिक्यूल्स को, ये हो गया आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2, फिर अगेन अगले मॉलिक्यूल से ये कंबाइन हो गया, बेंजीन रिंग एज इट इज है, यहाँ पर CH2 n टाइम कंबाइन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये दिखने में ही डरावना है केवल, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। हमें क्या याद रखना है, केवल BU से याद रखना ब्यूटाडाइन, और S से यहाँ पर स्टार्ट स्टाइरिन। आप आराम से ऑप्शन के अंदर इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स को ढूंढ लेंगे, बहुत आसान होगा इसमें मोनोमेरिक यूनिट से उसको यहाँ पर देख लेना। तो ये हमारे पास में फर्स्ट टाइप था। एडिशन पॉलीमर के अंदर हमने क्या पढ़ा, एडिशन पॉलीमर में कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ब्रेक होगा और कंबाइन होता जाएगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ एलिमिनेट नहीं होगा। अगर सेम टाइप की यूनिट कंबाइन हो रही है तो उसे हमने बोल दिया होमोपॉलीमर, और अगर डिफरेंट टाइप की यूनिट अगर कंबाइन हो रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कोपॉलीमर। ब्यूनाइस और ब्यूनाइन आपके कोपॉलीमराइजेशन के यहाँ पर एग्जांपल हो गए। दूसरा हम लेके चलते हैं यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास में, एडिशन, और सेकंड कैटेगरी है यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब मोनोमेरिक यूनिट्स जो आपकी कंबाइन हो रही है, कंडेंसेशन में हम क्या बोल रहे हैं, जब मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन हो रही है वो या तो बाय फंक्शनल होगी या ट्राई फंक्शनल होगी, ये यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है। जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होगी आपकी बाय फंक्शनल होगी, या यहाँ पर हमारे पास में ट्राई फंक्शनल होगी। और जब उन दो यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है, दोनों यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जैसे वाटर एलिमिनेट हो गया, HCl एलिमिनेट हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोल दिया। जैसे नायलॉन 6,6 हो गया, टायरिलिन डेक्रोन हो गया, नायलॉन 6 हो गया। अब ये दिखने में फिर डरावने लग रहे हैं थोड़े से। अगर हम बात करते हैं नायलॉन 6,6 किससे बनता है आपका, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। क्या किसी को एडिपिक एसिड का फॉर्मूला याद है, नहीं तो मैं इसका भी दूसरा ट्रिक बताती हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, हमें बनाना है नायलॉन 6,6। आपको क्या याद रखना है इसमें, केवल कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर एक यूनिट के अंदर तो क्या है आपका CH2 हमारे पास में होल 4 COH ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या हो गया हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, तो ये 6 स्टैंड उसी के लिए कर रहा है, यहाँ पर याद करने की ट्रिक्स है ये सारी। और दूसरे फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें अमाइन है, बस इतना याद रखना, दोनों तरफ उसमें अमाइन है, CH2 होल 6 कर दो, क्योंकि 6 से ये भी ये 6 कार्बन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सिर्फ इतना सा करना था यहाँ पर, और कुछ याद नहीं रखना। नायलॉन 6,6 में क्या है, दो कंपाउंड जिसमें एक तरफ दोनों तरफ COH है, एक तरफ दोनों तरफ NH2 ग्रुप है। और इस कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है, बाय फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जब कंबाइन कर रहे हैं कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जनरली वाटर एलिमिनेट होता है। जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास क्या है H2 एलिमिनेट होगा, तो यहां कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, CO इधर से फ्री छोड़ दे, OH निकाल दे, CH2 होल 4 CO, यहां पर NH हो गया आपका, अगेन CH2 होल 6, यहां पर NH रह गया क्योंकि इधर से H फिर निकलेगा,
और ये एन टाइम्स कंबाइन हो गया। ये कंपाउंड जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, नायलॉन 6,6। अगर ये कॉम्प्लेक्स देके पूछ लिया इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, तो आप बीच का लिंकेज ढूंढिएगा इसमें, केवल कि लिंकेज ढूंढ लिया तो बहुत आराम से पहचान लेंगे। हमें दिख रहा है ये लिंकेज, यहां से OH हटा होगा, यहां से H हटा होगा, दोबारा हम मोनोमेरिक यूनिट्स यहां पर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है, अमाइड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एमाइड्स भी बोल सकते हैं। मैच दी कॉलम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉली एमाइड्स कौन से हैं, इसमें पॉलीस्टर्स कौन से, अगर किसमें COO का लिंकेज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, आपके पॉलिस्टर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल हुआ। ये आपका था तीसरा क्लासिफिकेशन। पहला हमने पढ़ा ओरिजिन के बेसिस पर, दूसरा हमने पढ़ा किस तरीके से जो पॉलीमेरिक चेन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तीसरा मोड क्या है, दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन किस तरीके से हो रही है, और फिर उसका हम मैकेनिज्म भी ले लेते हैं यहाँ पर। लेकिन पहले हम लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्लासिफिकेशन है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर। चार टाइप के आपके पास में पॉलीमर है यहाँ, एलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ये चार टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एलास्टोमर्स की, एलास्टोमर्स जो होते हैं इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सीधे। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, नियोप्रिन हो गया, ये आपके एग्जांपल्स हो गए एलास्टोमर्स के। एलास्टोमर्स में दो चीजें मेन याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल हमें यहाँ पर याद रखने हैं, और दूसरे हमारे पास में किस टाइप का फोर्स अगर हमारे पास में यहाँ लग रहा है वो यहाँ पर याद रखना है। एलास्टोमर्स आप लोगों को साथ में नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं PDF इसका पूरा लिंक में शेयर कर दूंगी, कैटलाइजर्स के चैनल के लिंक के ऊपर इसके नोट्स पूरे शेयर कर दूंगी, तो आप समझते जाइए। साथ में प्रीवियस ईयर के जो PYQs हैं कुछ मैं लगवा दूंगी, और कुछ आप मेंस के प्रैक्टिस वाले भी करते जाइएगा, क्योंकि एडवांस में पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, आए हुए हैं, तो हमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने की भी जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो एलास्टोमर्स हमने क्या बोला, जिसमें वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फाइबर्स क्या हो जाएंगे, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पर हम क्या बोले, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। थ्रेड लाइक हमारे पास में सॉलिड होते हैं, जहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होता है। पॉलीमर्स में स्टेबिलिटी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। जहां पर ये वर्ड यूज किया गया है मतलब उसकी स्टेबिलिटी की बात की गई है कि वो हाईली स्टेबल है, उसका जो हमारे पास में मॉड्यूलस फॉर्म है, मतलब वो इलास्टिसिटी जो है उसकी वो भी काफी अच्छी है। जितने भी पॉलीएमाइड्स के एग्जांपल है, जैसे हमने अभी पढ़ा था नायलॉन 6,6, या पॉलिस्टर्स के एग्जांपल है, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे टायरेलिन, जिसे हम डेक्रोन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, आपके एग्जांपल्स होते हैं फाइबर्स के, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। इसके बाद में दो कैटेगरी और बची है इसमें, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो हो गए, इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, जो लॉन्ग मॉलिक्यूल से वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब कूल करने के बाद में बहुत सॉफ्ट होते हैं। मतलब इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो फाइबर्स क्या थे, आपके सबसे ज्यादा स्टेबल थे, और एलास्टोमर्स जो थे आपके वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहे। तो हम बोल रहे हैं जो एलास्टोमर्स से तो ज्यादा है थर्मोप्लास्टिक, और फाइबर्स के कंपेयर में जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। उन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या हो गए, आपके थर्मोप्लास्टिक हो गए, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीविनाइल्स हो गए, ये आपके क्या हो गए हमारे पास में एलास्टोमर्स के कंपेयर में। मैंने एरो गलत लगा दिया यहां पर, एलास्टोमर्स के कंपेयर में ज्यादा, और यहां पर फाइबर के कंपेयर में कम, और एलास्टोमर्स के कंपेयर में यहां पर ज्यादा। ये आपका एरो होगा यहां पर। ये हमारे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हुआ। अगला हम बात कर रहे हैं थर्मोसेटिंग। नाम से क्या पता पड़ रहा है, सेटिंग और थर्मो।
अगर हम इसी की संधि विच्छेद कर दें तो क्या निकल के आता है, थर्मोसेटिंग नाम से, देखिए टेम्परेचर से जो सेट हो रहा है। ऐसे पॉलीमर्स जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो सॉफ्ट है, लेकिन अगर हम उसे हीट करके कूल कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जैसे अगर हम बोले पानी में अगर हमने शुगर डिजोल्व कर रखी है, तो जब तक शुगर डिजोल्व हो रही है तब तक तो क्या है वो, जब तक चाशनी बन रही है तब तक तो वो सॉफ्ट है, लेकिन अगर हम उसे ठंडी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके का काम करता है ये थर्मोसेटिंग। ऐसे पॉलीमर्स जो रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक टाइम बाद में वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हार्ड हो जाते हैं हीट करने के बाद में। जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, आपका बेकेलाइट हो गया, वो क्या हो गए, थर्मोसेटिंग के आपके एग्जांपल्स हो गए। तो ये कैटेगरीज एग्जांपल वाइज मैच द कॉलम में भी आ सकती है, सेट थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स या थर्मोसेटिंग के एग्जांपल, फाइबर के, एलास्टोमर्स के, मैच द कॉलम विद स्टेबिलिटी। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से रेयरली क्वेश्चन होता है। हमारा जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है मोनोमेरिक यूनिट्स पे चलता है, कौन किससे मिलकर बना हुआ है, केवल इससे चलेगा आपका पूरा चैप्टर। भर भर के पॉलीमर से आपके याद करने के लिए यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चीजों की यहाँ पर मैं ट्रिक्स बता दूंगी कि कैसे इसको याद किया जाता है। पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कोई भी पॉलीमर्स जो है अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, तो हमने, जिन्होंने ऑर्गेनिक अच्छी है, एफएसआर पूरा पढ़ रखा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पता है इनिशिएशन में क्या होता है। लाइक परऑक्साइड लिया था हमने इथीन के साथ अभी, तो परऑक्साइड ब्रेक डाउन हुआ फ्री रेडिकल के अंदर। अगर ये फ्री रेडिकल में हुआ तो ये रिएक्टेंट को भी फ्री रेडिकल में तोड़ता है, तो ये रिएक्टेंट को फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, इस पर अटैक करा के ये फ्री रेडिकल कंबाइन होते जाएंगे, और जब तक हम रिएक्शन को रोकेंगे नहीं तब तक ये नंबर ऑफ चेन्स के अंदर ये कंबाइन होते जाएंगे, प्रोपोगेट करते जाएंगे, और फाइनली टर्मिनेशन पे हम बचे खुचे फ्री रेडिकल को जोड़ देंगे। तो एफएसआर के ऊपर बेस है यहाँ पर इसका मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन का। बस इतना याद रखना है कि जो मैकेनिज्म हमने एफएसआर में पढ़ा था उसी मैकेनिज्म के बेस पर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का यहाँ पर मैकेनिज्म करते हैं। अब आ जाते हैं मेन चीजों पर कि कैसे क्या क्या बनता है। अब ये डब्बा देख के तो आप थोड़ा सा डर जाएंगे कि ये कैसे याद होगा, लेकिन अगर हम इसे खुद अपने आप बनाते जाएं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने लिया पॉली इथाइलिन और उसमें लिखा हुआ है LDPE, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये आपकी क्या बनती है, यहाँ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर बनती है। ठीक है, मेन क्या ध्यान रखना, अगर पॉलीथीन बन रही है, यहाँ पर इथीन से पॉलीथीन बन रही है हमारे पास में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है आपकी जिग्नर नाटा कैटलिस्ट। ये नाम याद रखना होगा आपको, जिग्नर नाटा कैटलिस्ट, इसका कंपोजिशन भी आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास इसकी प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर यहाँ परऑक्साइड की प्रेजेंस में बन रही है तो यहाँ हो जाएगी लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर हमारे पास में अब दूसरे एग्जांपल से ऐसे याद करोगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैं इसको लिख लिख के बताती हूँ, जैसे टेफ्लॉन है, अब इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, हम कैसे याद करें इसे, टेफ्लॉन है TE टेट्रा फ्लोरो, और बचा हुआ कार्बन हो गया इथीन, तो हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रा फ्लोरो इथीन, इसका मतलब CF2 ये हो गया N नंबर में, बस ये निकल गई इसकी मोनोमेरिक यूनिट। इसको कंबाइन करते जाओ तो हमें क्या मिलेगा, CF2 मिल जाएगा, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन मिल जाएगा। हमने यहाँ पढ़ा था ब्यूना N, अभी पढ़ लिया था हमने, किससे बन रहा था, 1,3 ब्यूटाडाइन, और S था तो हमने क्या लिया था, स्टाइरीन लिया था। और अगर यहाँ पर हमारे पास N आ गया तो उसी की जगह हम क्या ले लेंगे, बस नियोप्रिन ले लेंगे, और कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, केवल इसकी जगह नियोप्रिन ले लेना है। तो नाम से मोनोमेरिक यूनिट्स निकल के आ जाएगी। यहाँ पर अगर टेबल में देखते जाते हैं एक एक कंपाउंड, पहले अगर हमारे पास में प्रोपाइलीन है तो इसमें तो सोचना ही नहीं, प्रोपाइलीन हमें पता है कैसे कंबाइन होगा, नॉर्मल। ये आ गया जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये PVC के नाम से ही आएगा, ये वैसे नहीं आएगा आपका कि पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी यूजेस, क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चंस डालते हैं उसमें तो यूजेस पे भी खेल जाते हैं वो, कि ये पर्टिकुलर इस चीज के अंदर हमें पता है प्लास्टिक बैग्स ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ हमारे पास में हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल और इंसुलेशन बोटल्स होती है, टॉयज होती है, उनके फॉर्मेशन में काम में आता है।
पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो आपके रेनकोट्स के अंदर, हैंडबैग्स के फॉर्मेशन में, इनमें काम आता है। तो ये जो यूजेस है ये आपको इनके मोनोमर्स के थोड़े से एक बार दिमाग में रखने पड़ेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर Cl, ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना। अब इसको बनाना भी ऐसे ही, Cl को अगर आपने सीधा रख दिया तो हमें पता है डबल बॉन्ड ही टूटता है, तो कंबाइन कैसे करेंगे, तो इसको ज्वाइन करने से पहले रखना भी ऐसे ही, तो ये n नंबर में प्रेजेंट होंगे, कंबाइन होके यहाँ पर क्या बना लेंगे, विनाइल क्लोराइड से आपका क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। ऐसे ही अगर हमारे पास में स्टाइरीन बोल रहे हैं, नाम से पता पड़ रहा है स्टाइरीन में क्या था, बेंजीन के ऊपर CH2 था, उसे कंबाइन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पॉलीस्टाइरीन मिल जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है। एक डब्बा और है आपका इसी के अंदर, अभी हमने टेफ्लॉन लिया था, टेट्राफ्लोरोइथीन किससे बन रहा था, टेट्राफ्लोरो, नाम पे ही जाते थे टेट्राफ्लोरो, बाकी बचे हुए कार्बन लगा देना। ऐसे ही अगर हमारे पास में एक्राइलिन जो हम बोलते हैं, पैन बोलते हैं बेसिकली, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब एक्राइलोनाइट्राइल तो हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड पे CN, तो CN को हमें मोड़ के ही लिखना है, तभी जाके ये बॉन्ड टूट के कंबाइन होंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना, CH जो था CH2 डबल बॉन्ड CH था, इसको बस इस तरीके से लिखना है जिससे हमारे लिए ये कंबाइन करना जो हो वो कंपैटिबली क्या हो जाए, यहाँ पर आसान हो जाए। तो ये हमारे पास में जब ब्रेक होगा तो दोनों तरफ से इजीली कंबाइन हो जाएगा। तो जितने भी इस तरह के ग्रुप सारे जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है, उसमें हमें ग्रुप्स को केवल मोड़ के लिखना है, ये याद रखना, जिससे डबल बॉन्ड तोड़े और उसे जोड़ते जाए। लेकिन कंडेंसेशन में जहां पर दोनों तरफ बाय फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस तरफ सारे रखने पड़ेंगे जिससे कि हम स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सके। यहां हमारे पास पॉलीमिथाइल मिथा एक्रेलाइट कंपाउंड याद रखना है केवल, ये कम आता है आपका, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। विनाइल एसिटेट नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी कहीं मेंशन नहीं है, तो बहुत कम चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस आने के। ये आपका वापस एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेचुरल रबर। नेचुरल रबर किससे बनता है आपका, आइसोप्रीन से। अब आइसोप्रीन क्या होता है, 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। ये ना हमारे पास में कंपाउंड CH, इसके ऊपर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, तो इसका कॉमन नेम है। बाकी अगर IUPAC से याद रखो तो ब्यूटाडाइन याद रखो, सेकंड पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप होगा। और नियोप्रीन क्या हो जाएगा, इस CH3 की जगह अगर Cl आ जाता है, इस CH3 की जगह अगर Cl आ जाता है तो आइसोप्रीन की जगह हम इसको क्लोरोप्रीन बोल देते हैं। याद रखने के तरीके हैं बस ये। नेचुरल रबर किससे बन रहा है आपका, यहाँ पर नेचुरल रबर आपका बन रहा है आइसोप्रीन से। और इस चीज को और ध्यान रखना कि ये सिस फॉर्मेशन होता है, ट्रांस नहीं होता। ऑप्शन में ऐसी चीजें मिलेगी कि सिस एडिशन होता है या ट्रांस एडिशन होता है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड जोड़ते जाना है और CH3 को सिस पोजीशन पे लेते जाना है। अब नेचुरल रबर जो था आपका वो क्या था, अच्छा नहीं था, जिसको हम गट्टा रबड़ बोलते हैं। उसकी एलास्टिसिटी अच्छी नहीं थी। लेटेक्स ऑफ बार ट्री के अंदर जो व्हाइट गमी मटेरियल होता है वो जो होता है वो आपका नेचुरल रबर होता है। एलास्टिसिटी अच्छी ना होने के कारण क्या किया हमने, उसमें मॉडिफिकेशन करने स्टार्ट किए और मॉडिफिकेशन करके हमने बनाए यहाँ पर सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जिसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज करके, डाइसल्फाइड लिंकेज करके क्या किया, रबर की इलास्टिसिटी को इंक्रीज किया। और उससे हमें यह पता पड़ा कि सिंथेटिक रबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हमें मिला नया, जैसे नियोप्रीन हो गया, ये हमारे पास में एक सिंथेटिक रबर का एग्जांपल हो गया। ब्यूना एन जो है वो भी क्या है आपका सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। जो ये ब्यूना एस हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्यूना एन आपका क्या है, सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। यहां हमने क्या लिया, केवल यहाँ पर क्या ले लिया, नाइट्राइल ले लिया। यहाँ पर क्या था, ब्यूटाडाइन तो था ही, इसकी जगह एक्राइलोनाइट्राइल ले लिया। एन में यहाँ पर क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन ब्यूना एस, एन स्टैंड फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, CN ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ब्यूना एन। ये डिफरेंस पहले मेंस के अंदर बहुत पूछा जाता था, ब्यूना एस और ब्यूना एन में कौन सी मोनोमेरिक यूनिट का डिफरेंस होता है। तो ये सारी जो एडिशन की पॉलीमेरिक यूनिट्स है वो तो याद रखना, मोनोमेरिक यूनिट्स बहुत अच्छे से याद रखना, आसान होता है।
आपका पॉलीथीन किससे बन रहा है? पॉलीथीन बन रहा है आपका इथीन से। लो डेंसिटी पॉलीथीन बन रहा है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और हाई डेंसिटी जिग्नर-नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। टेफ्लॉन आपका बन रहा है टेट्राफ्लोरोइथीन से। पैन अगर हम ले रहे हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, वो बन रहा है आपका एक्राइलोनाइट्राइल से। नेचुरल रबर आपका बन रहा है क्लोरोप्रिन से, यहाँ पर आइसोप्रिन से, और सिंथेटिक रबर जो नियोप्रिन बनाया था वो आपका बन रहा है क्लोरोप्रिन से। तो मोनोमेरिक यूनिट से पॉलीमर बनाना बहुत आसान होता है, आपको उससे सिर्फ इस तरीके से ट्रिक से चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट डब्बा लेते हैं कंडेंसेशन का। यहां आप थोड़े से हिल जाते हैं क्योंकि ये डरावने दिखते हैं, लेकिन इनकी भी काफी चीजों की ट्रिक बता दूंगी यहाँ पर। सबसे पहले हमने नायलॉन 66 लिया था अभी। 66 की ट्रिक क्या थी? दोनों तरफ कार्बन कार्बन ले लो 6-6, एक में दोनों तरफ COH लगा देना था, एक तरफ दोनों तरफ NH2 लगा देना था। COH जहां प्रेजेंट थे उस वाले कार्बन को, मतलब हेक्सेन 16 जो हमारे पास में डायोइक एसिड था, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास में पॉलिस्टर का एग्जांपल है डेक्रोन या टायरिलीन, माइलर या पॉलिस्टर बोलते हैं इसे। 4 नाम है इसके, कोई सा भी हो सकता है। इसके इस नाम में इसकी मोनोमेरिक यूनिट छुपी हुई है। टायरिलीन में TER, TR टेरिथैलिफिक एसिड, TER में यहाँ पर टेरिथैलिफिक एसिड, और वाइलिन से निकल के आएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये 2 नाम है यहाँ पर जिससे मिल रहा है ये टेरिथैलिफिक एसिड। C6H4 बेंजीन पे 2 COH ग्रुप हो गए, और इथाइलिन ग्लाइकोल तो आपको याद होता है, हम आइसोमर्स में भी बहुत बार यूज करते हैं। CH2 इस पे दोनों तरफ OH ग्रुप है, दोनों में से H2O निकलेगा। अगर H2O निकलेगा तो क्या बनेगा? एक तरफ CO ग्रुप होगा, यहाँ पर ये CO ग्रुप होगा और OH निकलेगा, और अगले में से H निकलेगा, तो ये ग्रुप हमारे पास में ऐसा बन जाएगा। और ये लिंकेज कौन सा हो गया? ईस्टर हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया? पॉलिस्टर का एग्जांपल। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ था यहाँ पॉलिस्टर। जैसे नायलॉन 66 क्या था आपका? पॉलीएमाइड का एग्जांपल था, वैसे ये क्या हो गया आपका? पॉलिस्टर का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ग्लिप्टल की बात करते हैं, ग्लिप्टल आपके पास में थैलिपिक एसिड के साथ में किससे मिलकर बना हुआ होता है? केवल इथाइलिन ग्लाइकोल। सब कुछ सेम है यहाँ पर, COH ग्रुप, C6H4 COH ग्रुप, और ये हमारे पास में इन दोनों का कंपोजिशन एग्जैक्टली यहाँ पर सेम। नायलॉन 66 हम कर चुके हैं। आगे एक आता है आपका नायलॉन 6 केवल, नायलॉन 6 पॉलीएमाइड कैप्रोलैक्टम। इसका नाम नहीं है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, याद जरूर रखना। ये नाम ऑप्शन के अंदर हो सकता है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम इसमें क्या हो रहा है? हमने क्या बोला? ओनली नायलॉन 6, एक ही रिंग आ रही होगी, एक ही कार्बन चेन आ रही होगी, तो बस रिंग याद रखनी है इसे। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? CO ग्रुप हुआ, इधर हमारे पास में NH है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने चाहिए थे, यहाँ पर 6 कार्बन होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे यहाँ हमारे पास में। अब ये क्या है? जब ये ब्रेक होते हैं, यहां से जब ये ब्रेक हुए, उसमें बड़ा ही लेते हैं, जब यहां से ये ब्रेक करते हैं तो खोल के इन्हें कंबाइन किया जाता है। खोल के कंबाइन करेंगे तो एक तरफ से यहाँ NH वाला लिंकेज हो जाएगा, और दूसरी तरफ से वही CH। हमारे पास कितने कार्बन बच रहे? 1 2 3 4 5 कार्बन बच रहे हैं यहाँ पर, तो CH2 होल पाइप हो जाएगा, अगली साइड से वापस CONH का लिंकेज हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? अगेन पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नायलॉन वाले जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 सब क्या है? पॉलीएमाइड्स के एग्जांपल है। तो ये आपका क्या हो गया? कैप्रोलैक्टम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। दूसरा एक स्टार मार्क क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसका बेकेलाइट। ये एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका बहुत पूछा जाता है। बेकेलाइट किससे बनता है? एक तो नाम देख के पता भी नहीं पड़ता इसका, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये इससे मिलकर बनता है। अब जैसे हमने यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और पूरा मैकेनिज्म पढ़ रखा है, यहाँ एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ऑर्थो पैरा पे क्या आपका CH2OH अटैक कर जाएगा, OH ग्रुप है यहाँ पर एक जगह ऑर्थो पैरा पे, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है? पैरा पे भी अटैक कर सकता है। और एक कंडीशन क्या है? क्योंकि ये तो n नंबर में कंबाइन हो रहे हैं सारे, इसका मतलब एक्सेस में कंबाइन हो रहे हैं, तो तीनों जगह भी अटैक कर सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकती है? CH2OH जो हो गया वो तीनों जगह कंबाइन कर गया आपका, CH2OH यहाँ पर भी कर गया आपका,
CH2OH यहाँ पर भी कर रहा है और CH2OH यहाँ पर भी कर रहा है। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जाते हैं, अगर ये ऑर्थो पोजीशन से केवल यहाँ OH है, अगला मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पर OH है, इधर H है ही सही, और इधर हमारे पास में CH2 है, इधर चल रहा है, इधर से H निकलेगा, H2O निकलेगा, ये पूरा पूरा, और लिंकेज किसका हो जाएगा यहाँ पर? अगर मैं ये लिंकेज हटा दूं यहाँ से और सीधा लिख दूं यहाँ पर, क्या होगा? CH2, ये लिंकेज हो जाएगा। इस तरीके से दोनों तरफ से ये कंपाउंड जो होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स में कंबाइन होता जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेवोलेक। एक तो इसकी लीनियर लिंकेज हो गया ये। अब ये जो एक्सेस वाला कंपाउंड था, इसको उल्टा करके अगर इसमें से पानी निकाल दो तो बन जाता है आपका बेकेलाइट। जो पहला वाला कंपाउंड था, ये वाला लास्ट वाला, उसको क्या किया हमने? उल्टा कर दिया। अगर हम उसे उल्टा कर रहे हैं तो आपके पास में क्या बचेगा? यहाँ पर OH, यहाँ से CH2 का लिंकेज हो जाएगा, अगला मॉलिक्यूल यहाँ से कंबाइन होता जाएगा, और अगर वो यहाँ पर अगर हमारे पास आ रहा है, ये CH2 होगा, अगला मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरीके से कंबाइन होता जाएगा, ये CH2 हुआ, फिर अगला मॉलिक्यूल इस तरीके से कंबाइन होता जाएगा, पूरा एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, और उस कंपाउंड को हम बोल देंगे यहाँ पर बेकेलाइट। यहाँ पर हमारे पास में एक्सेस के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, एंड ऊपर नीचे कंबाइन होता जाएगा, इसको हमने क्या बोल दिया? यहाँ पर बेकेलाइट बोल दिया। तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये देख के नहीं पता पड़ती। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड जब एक्सेस में कंबाइन करवा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर बेकेलाइट बोलते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, नाम से ही पता पड़ रहा है, यूरिया तो हमें पता है क्या होता है, NH2CO, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? SCHO, दोनों को कंबाइन कर दो। एक मिलामाइन भी होता है, मिलामाइन आपके एग्जांपल में दे रखा होगा यहाँ, यूरिया, ये रहा मिलामाइन। फॉर्मेल्डिहाइड भी नाम से ही पता पड़ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या हो गया? SCHO हो गया। अब मिलामाइन ये है ना, ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ सीधा पूछ लिया था आपका एडवांस में। मिलामाइन जो कि मिलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की मोनोमेरिक यूनिट है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर नाइट्रोजन एटम पर कितने हैं? मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था, एक लोन पेयर आपका ये हो गया, एक लोन पेयर आपका ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और 3 लोन पेयर आपके यहाँ पर ये हो गए, तो 6 लोन पेयर था। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन डला हुआ था, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी एडवांस में आ जाता है। शायद 2016 के अंदर एडवांस के अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा था। बाकी नॉमैक्स वगैरह, स्पेडेक्स, ये सब कोई एग्जांपल आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार गो थ्रू करके जाएंगे, नाम से पता पड़ जाएंगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसके अंदर ये सारे जितने भी पॉलीमर्स हमने अभी तक पढ़े ना, जैसे बेकेलाइट हो गया आपका, टेफ्लॉन हो गया, PVC हो गया, पैन हो गया, या फिर इथीन हो गया, पॉलिथीन हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या थे? आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। इसका मतलब ये अगर फूड चेन में एंटर कर गया, जैसे अगर हमने पॉलीथीन को बर्न किया तो वो क्या करता है? पॉल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होता, किसी बैक्टीरिया के थ्रू वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होता। अगर हमने पानी में डाल दिया तो उस कंडीशन में वो फूड चेन में एंटर हो जाता है धीरे धीरे एनिमल्स में। जो लोग वेज नहीं, प्रॉपर नॉन वेज भी खाते हैं, धीरे धीरे वो फूड चेन में एंटर होने लग जाता है। तो फूड चेन में एंटर होकर वो क्या करता है? बायो एक्यूमुलेशन कर लेता है, क्योंकि वो है तो पॉलीमर, तो इसका मतलब वो पॉलीमेरिक चेन आपकी धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, तो उससे काफी सारी डिजीजेस होती है। तो ये सारे आपके क्या थे? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स थे। इतना पॉल्यूशन कॉज होने के कारण और इन सब दिक्कतों के कारण क्या बना? आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो सकते हैं, किसकी प्रेजेंस के अंदर? पूरी तरीके से डिकम्पोज हो सकते हैं यहाँ पर, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे पूरा डिकम्पोज कर दे, या फिर अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो जाए, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसके आपके कोर्स में मेन 2 एग्जांपल्स है, PHBV, ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, ये तो नाम है सिर्फ इसका, लेकिन जितना गंदे से मैंने बोला है इतना गंदा इसका कंपोजिशन नहीं है। देखो, B फॉर ब्यूटेरिक एसिड, याद करने का तरीका बता रही हूं, B स्टैंड फॉर ब्यूटेरिक एसिड,
V फॉर वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन, ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन, और को बीटा हाइड्रोक्सी बोला था मैंने, बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बीटा पोजीशन पे OH लगा दो, अब बना लो खुद ही कंपाउंड। ब्यूटेरिक एसिड बनाया हमने, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दिया, फिर हमने वैलेरिक एसिड बनाया, फिर बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दिया, और दोनों में से यहाँ पानी निकाल दो और कंबाइन करो, ये बन गया आपका PHBV। तो नाम ही गंदा था, जैसे हमारी एक ऑर्गेनिक में रिएक्शन आती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में HVZ, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, वो नाम ही गंदा है, बहुत इजी रिएक्शन है, उसी की तरह कहानी है इसकी, बहुत आसानी से याद हो जाता है। बस आपको याद रखना है ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दो। और दूसरा इसका पॉलीमेरिक जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसका एग्जांपल है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब नायलॉन वाले तो याद रहने लग गए होंगे कि COH और NH2 ग्रुप तो होंगे ही होंगे उसके अंदर। अब दो में तो क्या डालना है आपको, यहां पर दोनों एक साथ, वहां क्या किया था नायलॉन 6 में एक कंपाउंड में दोनों तरफ 6 कार्बन COH और यहां पर एक में NH2 ग्रुप। दूसरा नायलॉन 6 लिया था, कैप्रोलैक्टम लिया था, उसके अंदर जो रिंग थी उसी में CO और NH था। और यहाँ क्या है नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब इसके अंदर क्या है, एक ही कंपाउंड में दोनों ग्रुप है, एक तरफ COH 2 कार्बन रखने, एक में 6 कार्बन रखना, वही है COH और NH2 ग्रुप। तो बहुत आराम से इसमें से H2O निकालो, वही एमाइड लिंकेज हो गया। तो नायलॉन के सारे एग्जांपल्स आपके पॉली एमाइड्स के यहाँ पर एग्जांपल हो गए। तो ये हमारे पास में दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था जो हमारे कोर्स के अंदर है। इन दोनों में से किसी का भी कंपोजिशन आपका पूछ लिया जाता है। तो मुझे लगता है आपको काफी सारी मोनोमेरिक यूनिट्स तो यहीं पर याद हो गई होगी, जो कि बहुत डायरेक्ट रट रट के पागल हो जाते हो। दिखने में जो इतनी डरावनी दिख रही थी आपकी ये सारी इतनी गंदी गंदी जो टेबल दिख रही थी, वो एक्चुअल में इतनी गंदी है ही नहीं। चलिए हम एडवांस के क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं थोड़े, कि अभी तक किस पैटर्न को कवर किया है एडवांस ने पॉलीमर्स के अंदर। ये रहा आपका पॉलीमर्स, बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर मुश्किल से आपका हो गया। अगर आप इसमें से एक क्वेश्चन भी उठा लेते हैं एडवांस में, तो एडवांस में बहुत मैटर करता है भाई एक एक क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमर आर स्टेटमेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नेचुरल पॉलीमर क्या क्लोरोप्रिन से बन रहा था? नहीं, अभी हमने पढ़ा था वो आइसोप्रिन से बन रहा था। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक बात है। और परसल्फेट कैटलिस्ट किसी की भी प्रेजेंस में होता है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। PVCR थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये तो मैंने आपको बोला ही था, एग्जांपल आपको थोड़ा रट्टा मारने पड़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की, ये भी आपका सही एग्जांपल है। इथीन एट 530 to 70 टेम्परेचर एंड इतना केल्विन एंड प्रेशर ऑफ अ पेरोक्साइड इनिशिएट नहीं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो किसकी प्रेजेंस में बन रहा था? जिग्नल डाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यहां से तो बन रहा था आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आपका बी और सी क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता बहुत कठिन सा क्वेश्चन था ये, 2022 का ही आपका एडवांस का क्वेश्चन था भी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ, ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन, कितना प्यारे है टेफ्लॉन से, टेट्राफ्लोरोइथीन से, पर ये तो यही स्टेटमेंट हो गया सही है, अभी अभी हमने देखा। नेचुरल पॉलीमर इज आइसोप्रिन से बन रहा था, ट्रांस ये गलत वर्ड हो गया, अभी अभी बोला था सिस से बन रहा था, ये वर्ड आपको याद रखना था। यहां पर इसे देख के खुश नहीं हो जाना था, गलती होने के नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ गए। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है, बायोमोलिक्यूल मिक्स कर दिया थोड़ा सा। और नायलॉन 6 नायलॉन का तो कोई भी कंपाउंड है, एमाइड लिंकेज। कितनी जल्दी हो जा रहे, मतलब एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होने थे क्या? दोनों आपके ऑप्शन सही है। अगला हम बात करते हैं ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस, क्या बनाएगा? अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोजनेशन मतलब कुल मिला के उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास पहले तो बना लेते हैं नेचुरल रबर, किससे बन रहा था हमारे पास? ये था, यहाँ पर CH3 था, यहाँ CH था, डबल बॉन्ड था और CH2 था। अगर हम इसे ब्रेक कर दें, तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स क्या क्या निकल के आएगी? वो इसके कोपॉलीमर्स हो जाएंगे, ये आपकी 2 मोनोमेरिक यूनिट्स निकल के आएगी यहां से। तो आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? यहां पर मैंने दोनों को कंबाइन करके कर दिया, वो तो बीच में डबल बॉन्ड होता, अगर यहां पर डबल नहीं होता, यहां डबल नहीं होता, एक तो आपका इथीन हो गया,
और एक आपका ये हो गया प्रोपाइलिन हो गया और इथाइलिन हो गया। बाकी तो वल्कनाइज्ड रबर पॉलीप्रोपाइलिन एक एक से तो बनता ही नहीं है, वैसे ही आपको दिख रहा था एक एक से तो बनता ही नहीं था। Under hydrolytic condition, the compound used for preparation of linear polymer and for chain termination respectively. ये आपका सिलिकेट से मिलाया हुआ क्वेश्चन। क्या किसी को याद है सिलिकेट्स कैसे कंबाइन होते हैं? मैंने पी ब्लॉक का शायद आज ही वन शॉट डाल रखा है। R2SI अगर हमारे पास में Cl2, ये कंबाइन होते जाते हैं आपस में। तो ये क्या है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं, दो में दिख रहा है आपका, लेकिन Cl3 तो हो ही नहीं सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन हो गया। तो ये बहुत आसानी से हो जाना था, इतनी मुश्किल तो नहीं है पॉलीमर के क्वेश्चन। The correct functional group X and the reagent reaction Y in the following scheme. ये आपका शायद 2020 का क्वेश्चन है, मैं ईयर लिखना भूल गई। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है पहली बात तो। अब देखते हैं सबसे पहले क्या क्या लगाना है। इनकी जगह हमें ये ग्रुप लगाते जाना है और ये बताना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो भी कंडेंसेशन का है क्या। तो पहली बात तो ये दोनों तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, अमाइड वाले तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईस्टर है, ईस्टर के अंदर तो यहाँ पर COO, अगर यहाँ CH3 है तो इधर से तो अपन लिबरेट कर भी नहीं सकते दूसरे, उसको कुछ होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाता है। NH2 है, दूसरी साइड भी NH2 है, तो आराम से लिबरेट हो सकता है H2O यहाँ पर, क्योंकि रिडक्शन भी तो हो जाएगा। Y भी लेना है हमें साथ में। अगर अमाइड है, अमाइड का पहले तो रिडक्शन करवा दो। अगर अमाइड का रिडक्शन होगा तो ये किसमें, यहाँ पर RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर अमाइड रिडक्शन होगा उसके बाद इसके साथ में कंबाइन कराएंगे थर्ड कंपाउंड, ये भी अगर इसके साथ कंबाइन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, OH है, बाकी CO ग्रुप है, तो यहाँ से H2 आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ अमाइड लिंकेज हो जाएगा। तो ये दोनों तो सीधे सीधे से ही सही होगा, इससे भी इमीन बनेगा और नाइट्राइल इसका रिडक्शन होके भी यही बन जाएगा अमाइन, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा। तो ऑर्गेनिक्स के साथ मिला जुले सरकार का ये क्वेश्चन आपका एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन था। BCD और तीनों आंसर आपके सही थे। मल्टीपल का ये अच्छा क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक आपको इसमें अच्छी आनी चाहिए थी। अमंग सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। वीकेस्ट किसमें होगा? अब नायलॉन तो भाई बहुत ही तगड़ा था क्योंकि पॉलीअमाइड लिंकेज है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, एडिशन का एग्जांपल है। नेचुरल रबर वीक था क्योंकि हमने वल्कनाइजेशन भी उसी के चक्कर में पढ़ा है, तो ये भी आपका बहुत इजीली हो जाने वाला क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता एडवांस के क्वेश्चन बहुत टफ आए पॉलीमर्स के, मेंस के तो और भी आसान है, उसमें मोनोमेरिक यूनिट पूछी जाती है। तो ये आपका पॉलीमर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर हुआ जो आप अगर एक बार यहां से पढ़ने के बाद में मुश्किल से 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी करके कहीं से भी सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना, 50 से 60 क्वेश्चन भी, तो एक क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा 3 से 4 घंटे में एडवांस का। तो बच्चा इस तरह के और भी चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के ओनली एडवांस ओरिएंटेड है उनको मैं आपको एडवांस के पेपर से पहले करा दूंगी। उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिलते जाए, और भी बहुत कुछ एडवांस से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और प्लस जो नीट एस्पिरेंट्स है उनको तो ये वीडियो काम का ही नहीं था, अगर नीट के आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए भी बहुत कुछ चल रहा है, नीट का पेपर भी आने वाला है, चैनल को केवल सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम जेई एडवांस का, जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है केमिस्ट्री के जो कि आपने जेई मेंस के अंदर ना देखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने उनको छुआ भी नहीं है अभी तक, तो वो स्पेसिफिक चैप्टर्स हम अभी करके रख रहे हैं। पॉलीमर हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थोड़ा इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसके टर्म्स और इसके एग्जांपल्स नो डाउट मैथ्स वाले बच्चों के लिए टफ पड़ते हैं क्योंकि उनसे रट्टा नहीं मारा जाता। तो यहाँ अगर हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर बात कर रहे हैं, पहली चीज कहाँ कहाँ केमिस्ट्री डेली यूज लाइफ में यूज हो रही है। अगर हम केमिस्ट्री वाइज टिपिकल केमिस्ट्री वाइज बात करें, तो अगर हम सराउंडिंग में बात कर रहे हैं तो डेली यूज लाइफ में कहाँ, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बाहर जा रहे हैं मेडिसिन की शॉप हो गई, सारी मेडिसिन हो गई, उसमें केमिकल्स यूज है हमारे पास में। अब तो फूड में भी बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं, फूड में जो एसेंस है, कलर है, वो सब जो मिक्स है हमारे पास में वो हो गए। और बेसिकली जो प्रॉपर ड्रग्स हम बात कर रहे हैं, मेडिसिन जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर मेडिकल साइंस के अंदर हम केमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं। हमें सिलेबस के अंदर
ड्रग्स पढ़ने हैं मेन, जिसको हम मेडिसिन ले रहे हैं नाम। दूसरा हमें पढ़ना है डेली यूज लाइफ में सोप और डिटर्जेंट, इसका क्या यूज होता है। तीसरा पोर्शन हमें पढ़ना है फूड प्रिजर्वेटिव वाला, कि कौन कौन से स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की तरह कौन कौन काम आते हैं। इस तरह के टॉपिक्स हमें यहाँ पर डील करने हैं। जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा बायो भी अच्छा लगता था कभी, उनके लिए थोड़ा सा सही जाएगा चैप्टर ड्रग्स या मेडिसिन क्या होती है। अब हम सोचते हैं ड्रग्स तो भैया वो हो गया, नशा करने वाली चीज हो गई। नहीं भाई, ड्रग्स का मतलब केवल वो नहीं होता। ड्रग्स हमारे पास में क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो लोअर मोलर मास में अगर प्रेजेंट है और किसी चीज का ट्रीटमेंट करने में यूज हो रहे हैं, तो उसको मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। मेडिसिन और ड्रग्स वर्ड्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। हम यहाँ पर वर्ड जो है वो ड्रग्स ही यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ड्रग्स के बायोकेमिकल प्रोसेस की बात किया जा रहा है कि किस तरीके से वो एक्ट करता है, तो आप लोगों ने कैटलिस्ट का फंक्शन पढ़ा होगा या एंजाइम का फंक्शन पढ़ा होगा। लॉक एंड की थ्योरी जो होती है आपकी, कोई भी रिएक्टेंट होता है उसकी सरफेस पे कोई चीज आके चिपकती है, वहां आके अटैक करती है, फिर वो निकल जाता है और प्रोसेस करता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ड्रग काम करता है। ड्रग यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, किसी भी सबस्ट्रेट पे जिसके ऊपर हमारे पास में यहाँ पर एक्ट करवाना है इस चीज को, ये हमारे पास में क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। जो चीज आके अटैक कर रही है, ये हमारे पास में यहाँ पर एंजाइम होता है, इसकी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइड होती है। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, एक्टिव साइड और एलोस्टेरिक साइड, दो चीजें होती है। एक्टिव साइड होती है जहां पर कोई भी पर्टिकुलर ड्रग आके एडहर्स हो जाता है, वहां चिपक जाता है और अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। और इसी के अलावा एक दूसरी साइड होती है अलग से, जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड। ऐसी साइड जो कि धोखा देती है। धोखा कैसे देगी वो दूसरी बात है। तो ड्रग्स काम कैसे कर रही है, जैसे हमारे पास में एंजाइम्स जो होते हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्टिव साइड पे कोई भी ड्रग आके अटैक करेगा, अपना केमिकल मैसेज पास करेगा, आगे इनिशिएट करेगा और प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट अगर एक्टिव साइड पे अटैक नहीं किया और एक्टिव साइड पे अटैक किया, तो ऐसा होता है बहुत बार, आपने गोली खा ली, आपने मेडिसिन ले ली, लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे, बल्कि आपके साथ ही सेम कंडीशन वाले किसी दूसरे पर्सन ने सेम मेडिसिन ली सेम कंडीशन से, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो इनिबिशन हो रहा है ड्रग को या मेडिसिन को काम करने का जो प्रोसेस है, उसको रोकने के लिए दो टाइप के इनिबिशन होते हैं। इनिबिशन मतलब हो गया आपका रोकना, रोकना है मतलब प्रोसेस क्या कर रहा है, रोक रहा है आपको। यहाँ पर किस चीज का प्रोसेस रोक रहा है, ड्रग को अटैक करवाने का। अब दो टाइप के कॉम्पिटिशन हो गए, एक हमारे पास में होता है यहाँ पर कॉम्पिटिटर, एक को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटर इनिबिशन, और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटर इनिबिशन। दोनों चीजों को बहुत आराम से समझा जा सकता है। यहाँ पर अगर ड्रग यहाँ पर ये प्रेजेंटेज सबस्ट्रेट हमारे पास में है, ड्रग हमारे पास में ये है। अगर कोई भी ड्रग जो एक्टिव साइड पे आके अटैक करने वाली थी, उससे पहले सेम शेप के ऊपर एक्टिव साइड की जो एग्जैक्ट सेम शेप है उस पे कोई सबस्ट्रेट आके यहाँ पर अटैक कर गया, उससे पहले मतलब कॉम्पिटिटर मतलब ये है एक्चुअल कॉम्पिटिशन, मतलब दो जनों के बीच में ऐसा कंपटीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स है, उसी पोजीशन पर आना है, लेकिन जो पहले पहुंच गया वो उस साइड को ब्लॉक कर देगा। तो ये पहले यहाँ पर आके लग गया, तो ये क्या करेगा, जैसे ड्रग यहाँ पर नहीं लग पाया, ये जल्दी अगर अटैक कर गया तो वो उस साइड को क्या कर देगा, यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जो उसकी जगह को ब्लॉक करके उसके फंक्शन को रोक देता है। और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जो धोखा देता है। एक तरीके से हम ये बात कर सकते हैं एलोस्टेरिक जो होता है, ये हमारे पास में दूसरी कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इसका मतलब क्या हुआ, जो बिहेव ही नहीं कर रहा कि मैं एज अ कॉम्पिटिटर तुम्हारे साथ में बैठा हूं। ऐसे दोस्त होते हैं ना जो धोखा देते हैं, भैया मैं नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, लेकिन पढ़ते रहते हैं, वही वाली कंडीशन हो गई। दूसरा भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं, भैया ये भी नहीं पढ़ रहा मैं भी नहीं पढ़ता, कोई ना, लेकिन अगर उसने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो फिर वो रैंक ले जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर एलोस्टेरिक साइड, एक वर्ड बताया था मैंने एक्टिव साइड को छोड़कर, किसी सब्सटेंस के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर साइड प्रेजेंट है जिसपे एग्जैक्टली वो ही शेप बना हुआ है किसी टाइप का,
जो ड्रग आके यहाँ पर या कोई दूसरा सब्सटेंस आके उसे ब्लॉक कर सकता है। जैसे ही यहाँ पर आके ये इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ जो एक्टिव साइड है इसका शेप बदल जाएगा। जैसे ही इसका शेप बदल जाएगा, जो एक्चुअल में ड्रग आके यहाँ पर अटैक करने वाला था इसकी जगह खराब हो गई। तो बेसिकली मेडिसिन के अटैक करने से पहले ही किसी दूसरे सब्सटेंस ने आके उसकी जगह खराब कर दी, मतलब उसने सीधे सीधे भाग नहीं लिया उस जगह पे, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसकी जगह पे नहीं आया, उससे कोई कंपटीशन नहीं किया, बस उसकी जगह खराब कर दी, उसका काम खराब कर दिया, तो उसको हमने बोल दिया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये इस कंडीशन में काम नहीं कर पाएगा। तो इनहिबिशन दो टाइप के होते हैं आपके ड्रग्स के, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ये तो थोड़ी सा मैकेनिज्म की बात हुई केवल। अब ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। कुछ काफी टर्म्स होगी आपकी डेली यूज लाइफ में सुनी हुई होगी, एंटीसेप्टिक जैसे होते हैं, नॉर्मल सी टर्म है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इनके डिफरेंसेस भी आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए काम में लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट भी यही होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए काम में लेते हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एंटीसेप्टिक आपके पास में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउटर सरफेस पर लिविंग सेल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के काम में आ रहे हैं। एंटीसेप्टिक जैसे हम लगाते हैं, डेटॉल हो गया, सैफ्रॉन हो गया, अगर कट लग गया हम सोचते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, वहां एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से, डेटॉल का कंपोजिशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। डेटॉल क्या होता है, क्लोरोजाइमेनॉन और टेरिफिनॉल, इन दोनों का हमारे पास में क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये हमारे पास में जो भी वुंड्स वगैरह होते हैं, कट्स लग जाते हैं, उनको क्लीन करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पर इजीली अटैक नहीं करने देता या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है वहां पर। तो ये एक बेटर एग्जांपल है डेटॉल। ऐसे ही सैफ्रॉन होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, कोई एग्जांपल जनरल डेली यूज लाइफ में देखते होंगे आप, घर पे पोछा लग रहा है, मम्मी ने क्या करा, लाइजोल डाल दिया उसमें। तो लाइजोल बेसिकली क्या हो गया, डिसइंफेक्टेंट। जो भी फ्लोरिंग हो गई, टेबल्स वगैरह हो गई, उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं कि नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के अंदर जो हमारे पास में यहाँ पर काम कर रहा है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है लॉन्ग यहाँ पर नॉन लिविंग सरफेस पर। ये एक चीज दूसरी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1% सॉल्यूशन अगर फिनॉल का है तो वो डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल होता है, जबकि अगर 2% सॉल्यूशन है अगर हमारे पास में फिनॉल का, वो एंटीसेप्टिक का एग्जांपल होता है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मल्टीपल चॉइस में अटका सकते हैं, यहाँ पर फंसा सकते हैं। सारी टर्म्स सारे एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर याद होनी चाहिए। अच्छा खासा रटने का चैप्टर है, कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर। और उससे गंदी बात यह है इस चैप्टर में कुछ मेडिसिन के नाम ऐसे आएंगे जिसमें कायरल कार्बन के नंबर पूछे गए हैं, उनका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो इतने हल्के में नहीं ले सकते हम इस चैप्टर को। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, नाम सुना होगा सबने, पेन रिलीफ करने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं हमारे पास में, वो क्या हो गए आपके पास में, एनाल्जेसिक्स। आपको एक एक वर्ड याद रखना है, केवल रिलीफ फ्रॉम पेन, उसको हम क्या बोल दिया यहाँ पर, एनाल्जेसिक्स। दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। ये सबने सुना हुआ है। ड्रग के नाम पे सिर्फ हमें यही दो बातें याद आती है, नार्कोटिक ड्रग्स। मूवीज में भी सुनते हैं नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं। नार्कोटिक होते हैं टिपिकल, जो कि हम जानते हैं अगर थोड़ा सा एक्सेस के अंदर ले लिया तो उस कंडीशन के अंदर वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब विदाउट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हमें ये नहीं लेना चाहिए। इसका असर इतना ज्यादा तेज होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक मतलब विद इन 15 मिनट्स और हाफ एन आवर में भी वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्मफुल है। जैसे अगर आपका सर दर्द हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपने एक बार लेना शुरू कर दिया, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, ये एक टिपिकल एग्जांपल्स है जिसके लेने के बाद में मजा ही मजा टाइप कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जैसे हल्का फुल्का पेन है, हेडेक हो रहा है आपको, तो उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपका बहुत बचपन से सुना हुआ नाम होगा,
आइबोप्रोफिन जो होता है आपका, अब डिस्प्रिन जैसे आती है हमारे पास में, एस्प्रिन हो गई है हमारे पास में, ये सब क्या हो गई, कॉमन एग्जांपल से जो डेली यूज लाइफ में आप सुन चुके होंगे। ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना भी आप ले सकते हो। इसका फर्क जो होता है थोड़ा लेट से पड़ना शुरू होता है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होती। जैसे अगर हमने नार्कोटिक ड्रग्स को एक्सेस में ले लिया तो वो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है, वो इंसान को कोमा तक भी पहुंचा सकती है और डेथ कंडीशन भी आ सकती है। अब ये जो है ना, ये आपको याद होने चाहिए, इनसे स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस काफी आते हैं। एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो भी हमारे पास में हाई फीवर हो रहा है उसको रोकने के अंदर हमारे पास में काम आती है एंटीपायरेटिक्स। एस्प्रिन हमने कहीं तो पढ़ा था, जिन लोगों की ऑर्गेनिक अच्छी है उनको याद होना चाहिए ये कहां से प्रिपेयर होता है एस्प्रिन। ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। अब क्योंकि हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं इसे, तो आपको ये क्वेश्चन आपको आराम से पता होना चाहिए। हाईली एसिडिक होने के कारण एसाइलेशन में जब रिएक्शन जाती है CH3COCl के साथ में, तो ये क्या करता है आपका एस्प्रिन का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पर। तो ये मिक्स क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जैसे इसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया किस टाइप का है, और इस तरह से मिक्स क्वेश्चन आपका एडवांस में सेट हो सकता है। ऐसे ही पैरासीटामोल है आपका, यहाँ पर वही करवा रखा है आपका, एसाइलेशन करवा रखा है NH2 ग्रुप का, यहाँ पर हमारे पास ईथर के साथ में एसाइलेशन करा रखा है। तो आपको ये नाम कंपोजिशन वाइज याद होनी चाहिए। मैच द कॉलम में हो सकता है सीधे सीधे स्ट्रक्चर ही पूछ लिए जाए आपसे, तो ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहाँ पर एंटी मलेरिया। ये आपको पता है मलेरिया फीवर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के अंदर काम आती है। जैसे हमारे पास में क्लोरोक्विनिन हो गई, पैराक्विन हो गई, ये हमारे पास में कॉमन एग्जांपल्स है। ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं, क्या किसी को पता है ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। काम करने के लिए आपको, जैसे हम बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं एकदम से, तो या फिर हम ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, जो भी नर्वस सिस्टम से आपके एकदम से ट्रिगरनेस हो जाती है, किसी को एकदम से किसी चीज से पोक हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसक्यूलाइजर्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं सेडेटिव होता है, और दूसरा मूड एलिवेटर्स होते हैं। ऐसा होता है कुछ जने होते हैं जो एकदम से बैठे बैठे खुश होने लग जाते हैं, पता नहीं है हम खुश हो रहे हैं, आज हम खुश हैं, क्यों है कोई मतलब नहीं है, आज हम दुखी हैं, हमारा मूड खराब हो रहा है, मूड क्यों खराब हो रहा है, तो बेसिकली इनको हम बोलते हैं मूड एलिवेटर्स। तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसक्यूलाइजर्स, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी बोलते हैं। हाईली डिप्रेशन में जो चले जाते हैं उनके लिए ये हमारे पास में ड्रग्स जो होती है वो यूज होती है। ये वीडियोस और ये एग्जाम्पल पढ़ने या देखने के बाद किसी भी मेडिकल शॉप पे जाने की कोशिश मत करना। पेपर का टाइम क्योंकि सामने है और आपके सामने मेडिसिन के भी नाम है, अगर आपको लगे कि नहीं भैया हमारे साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, मेडिकल शॉप पे मत चले जाना। कोई आपको इनमें से कोई भी टाइप की मेडिसिन नहीं देने वाला है, क्योंकि ये हाईली डॉक्टर के थ्रू रिकमेंडेड मेडिसिन होती है। फर्जी पर्ची बना के भी मत जाना, पेपर सामने आ रहा है, पढ़ाई कर लो उससे बढ़िया। तो बेसिकली ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। दूसरा हमारे पास में एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, ये हमारे पास में जनरल, जैसे एनेस्थीसिया आपको पता है लोकल देते हैं या फिर पर्टिकुलर हमारे पास में जनरल देते हैं। अगर हमारे पास में एक तो जनरल मेडिसिन, या अगर कोई भी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स या किसी भी गार्जियन के साथ में या कहीं पर भी साथ में गया हो तो उन्हें पता होगा दो टाइप के हमारे पास में एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। अनकॉन्शियस करने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को ऑपरेशन के टाइम पे स्पेशली हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं। लोकल एनेस्थीसिया मतलब पर्टिकुलर बॉडी के किसी पार्ट पे दे रहे, उस पर्टिकुलर पोर्शन को सुन किया जा रहा है जहां पर आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, इस टाइप की मेडिसिन होती है, तो पर्टिकुलर कुछ ही टाइम के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ऑक्सीजाइलोसिन हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, प्रोक्लेन हो गया, ये सब के सब एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, जेली फॉर्म में, किस किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं, इनके मेडिसिन जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर याद होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर आ जाते हैं फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक्स। हालांकि एंटीबायोटिक्स हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ लेनी थी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के साथ, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी सेम काम कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का।
एंटीसेप्टिक क्या थी, लिविंग सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास वुंड्स वगैरह को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है। डिसइंफेक्टेंट क्या था, नॉन लिविंग सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है। और एंटीबायोटिक्स क्या होता है, बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी की सरफेस पे नहीं, अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के काम कर रही है। एंटीबायोटिक्स हम बोलते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं तो ही ठीक हो रहे हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो हमें एंटीबायोटिक्स यहाँ पर जनरली यूज करनी होती है। पेनिसिलिन जो था वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो सबसे पहले यहाँ पर निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था। उसके बाद में ये भी हमारे पास में जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो और ब्रॉड का मतलब क्या है, नैरो मतलब कि जो हमारे पास में, ब्रॉड, ये दो टाइप के हमारे पास में यहाँ पर हो रहे हैं। नैरो मतलब जो स्पेसिफिक होगा, ग्राम स्टेन होते हैं, या तो हमारे पास में बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये स्ट्रेन के बेसिस पर बैक्टीरिया होते हैं। तो इन दोनों में से पर्टिकुलर एक को किल करने में काम आ रही है पर्टिकुलर को, तो उसको हम बोलते हैं नैरो स्पेसिफिक है। ब्रॉड मतलब जो दोनों को एक साथ में किल करने के काम में आ सकती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक को उसके बेसिस पर हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है यहाँ पर। ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है, इनके सबके नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो कि मेंस में आए हुए हैं, मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस में आपके एडवांस में सेट हो सकते हैं। क्लोरोमाइसिटिन हो गया आपका, यहाँ पर टाइफाइड हो गया, इसके लिए यूज कर रहे हैं, निमोनिया, डायरिया, इनके लिए यूज कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन सुना हुआ नाम होगा आपका, यहाँ पर ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं। यहाँ टेट्राजाइलिन जो होता है, एक्यूट फीवर हो रहा है या फिर हमारे पास में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, सब एंटीबायोटिक्स हो गई जो बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आइडिया बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, या फिर आपका यहाँ पर वायरस हो गया, तो उसको किल करने के अंदर हमारे पास में काम आ रही है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पर सल्फा ड्रग्स। ये आपका हालांकि कहीं मेंशन बहुत ज्यादा है नहीं, बस आपको पता होनी चाहिए कि सल्फा ड्रग्स होती क्या है। सल्फा ड्रग्स क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल पावर रखती है, एक तरीके से एंटीबायोटिक्स की तरह ही काम करती है यहाँ पर। अब इनके एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में तीन कैटेगरी से, पैराडिन, ग्वानिडिन और हाइड्रोडाइजोल, इन तीनों की कंडीशंस जो है, ये सीवियर इन्फेक्शन के अंदर काम में आ रही है, ये बैसिलियर डायसेंट्री में काम आ रही है, ये निमोनिया में काम आ रही है। तो ये आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, हालांकि अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया गया है, लेकिन इन केस आ जाए तो आपको एक बार तो गो थ्रू इसे करके जाना पड़ेगा। अगला हमारे पास में आता है सेकंड कैटेगरी। ये सब थी हमारी ड्रग्स वाली बात कि ड्रग्स को कहां कहां पर किस तरह से यूज हो रहे हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ट्रांसक्युलाइजर्स, एंटीहिस्टामिन, ये सारी क्या टर्म्स है। रॉकेट प्रोपेलेंट्स, ये तो पता है आपको सबको, रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल प्रेजेंट होता है उसको यूज करके हम हमारे पास में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक्सप्लोसिव कंपाउंड जो होते हैं उनको हम यहाँ पर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के हो गया, या मीथेन गैस हो गई आपकी। पर ये तीन टाइप के होते हैं आपके यहाँ पर। अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड, मतलब सॉलिड की फॉर्म में ही अगर आपकी दोनों चीजें प्रेजेंट है, दो टाइप का है। अगर आपके पास में यहाँ पर फ्यूल जो है अमोनियम परक्लोरेट हो गया, और इसमें ऑक्सीडाइजर कौन है वो पता होना चाहिए आपको। दूसरा हमारे पास डबल बेस प्रोपेलेंट है, ये नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लाइसिन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये कंपोजिशन है, केवल कौन किससे मिलकर बना हुआ है और कौन क्या काम कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड हाइब्रिड, यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें जो है, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल, दोनों ही क्या है यहाँ पर एज अ सॉलिड प्रेजेंट है। लिक्विड में आपको देख के पता पड़ रहा होगा, दोनों एज अ लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में एक आपका सॉलिड होगा, लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजर होगा। तो ये हमारे पास में इसके एग्जांपल से स्पेसिफिक इंपल्स करके एक टर्म होती है यहाँ पर। ये क्या बताती है कि कोई भी फ्यूल कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से यहाँ पर काम कर सकता है, जिसका आपका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ टी बाय एम। टी जो है आपका फ्लेम टेम्परेचर है, और एम जो है एवरेज मोलर मास से जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका। ये आपको बताता है कितना ज्यादा आईएस का वैल्यू होता है, उतना ही ज्यादा बेटर वो फ्यूल होता है। इस तरह का कोई न्यूमेरिकल या पैटर्न सेट कर देते हैं, तो आपको ये चीज भी यहाँ पर पता होनी चाहिए।
हालांकि रेयरली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका जो आता है वो या तो आपका आता है आर्टिफिशियल फ्रूट, जो हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट उधर से, या फिर जो स्टार्टिंग में हमने अभी पोर्शन पढ़ा था ड्रग्स वाला, वहां से। फूड एडिटिव्स जो होते हैं हमारे पास अब किस किस तरह से होते हैं, एक तो प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेंट की तरह, बेसिकली जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, या सबसे ज्यादा आजकल हम इसे एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग गई, कैलोरी हाई बहुत ज्यादा रहने लग गई, तो उसके लिए शुगर की जगह कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, वो चीज है। एंटीऑक्सीडेंट तो आपको सबको पता होगा कि हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, या फिर किसी भी सब्सटेंस या फूड को हाई टाइम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास में पोटैटो चिप्स होती है, बिस्किट्स आते हैं, जो भी हमारे पास में पैकेट्स वाले सब्सटेंस आते हैं, उसके अंदर हमारे पास में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको फिल किया हुआ होता है। यहाँ पर ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सीजाइलिन BHT जो हो गया हमारे पास में, ऐसा ही ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सीजाइलो एनिजोल जो हो गया BHA हो गया, ये क्या हो गया, एज अ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं देसी एग्जांपल बताऊं तो घर पे जो अचार डाला जाता है, अचार में अगर तेल के अंदर उसे डिप करके रखते हैं, अगर उसे तेल में डिप नहीं किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम देखते हैं बहुत जल्दी फंगस लग जाती है उस पे, क्यों, क्योंकि उस पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग जाती है। अगर उसे ऑयल में डिप कर रहे हैं तो वो फैट और ऑयल जो होता है, हमने बोला है यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो होता है फैट का, उसी से ये होता है। तो फैट्स जो होते हैं, ऑयल जो होता है, वो क्या होता है, एज अ ऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव की तरह वहां पर काम करता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की, अब ये चीज आपको बहुत अच्छी से याद होनी चाहिए, मतलब ये वाली और नेक्स्ट वाली जो स्लाइड ले रही हूँ, इसकी हर एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब शुगर की जगह हम कोई भी दूसरी चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है सैक्रिन। सैक्रिन जो होता है वो क्या होता है, डायबिटिक पर्सन को रिकमेंड किया जाता है इन प्लेस ऑफ शुगर। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हाईली सॉल्युबल वाटर में होने के कारण यूरिन में क्या होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं साथ में। इसलिए हम डायबिटिक पर्सन को हम क्या करते हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है आपकी यहाँ पर क्या होती है, लो होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायबिटिक पर्सन को ये रिकमेंड कर रहे हैं। वो जो बॉल्स आती है, आपने देखा होगा घर पे जिसके भी पेरेंट्स या दादा दादी नाना नानी जो है डायबिटिक पर्सन से, वो बॉल्स रखते हैं व्हाइट कलर की, जो हमारे पास में बॉल्स रहती है वो क्या होती है, जनरली सैक्रिन बॉल्स होती है, जिसको डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि नहीं, हमें अगर आपको थोड़ा स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह कुछ लेना है तो वो ले लेना चाहिए। ऐसे ही एस्पार्टमेट होता है, ये क्या होता है, मिथाइल ईस्टर डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव से यहाँ पर फिनाइल एनिलीन और एस्पार्टिक एसिड का। यही क्वेश्चन था आपका एडवांस 2024 का, इसी का स्ट्रक्चर पूछा गया था, एक कंपाउंड और मिला के इसका साथ में। तो अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा था। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था, किस पे यूज कर रहे हैं इसको, कोल्ड फूड्स के अंदर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। हम देखते हैं पेप्सी कोको कोला ये जो आते हैं, इसमें जो स्वीटनिंग एजेंट यूज होता है वो क्या हो गया आपका, एक तरीके से एस्पार्टमेंट हो गया। एलिटामेट जो होता है ये भी सेम इसी की तरह काम करता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली उसके कंपेयर में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा ज्यादा प्रिजर्व रख सकता है उसे, किसी भी चीज को। सुक्रोलोज जो होता है ये क्या है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का। ये हमारे पास में ना तो कैलोरी प्रोवाइड करता है, ना जैसे दांत जो आते हैं गिरने लग जाते हैं वो जो प्रॉब्लम होती है उससे भी इस चीज को बताता है। यहाँ पर साइक्लामेट जो होता है एन साइक्लोहेक्साइल सल्फामेट, ये सारे कंपोजिशन आपको याद होने चाहिए। रट्टा थोड़ा सा ज्यादा मारना पड़ेगा, लेकिन एक बार भी अगर देख देख भी लेते हो ना, एक बार शीट गो थ्रू कर ली, एक बार जाने से पहले देख लिया, तो भी ये सीधा मार्क्स उठाने वाले क्वेश्चन होते हैं। एडवांस के अंदर बहुत ज्यादा फंसा नहीं सकते इन क्वेश्चंस के अंदर, या तो आपको चीज आती है नहीं आती, ऐसा होता है इनमें। एल ग्लूकोज नहीं सुना होगा आप लोगों ने, डी ग्लूकोज तो होता है, अब एल ग्लूकोज क्या आ गया, एल ग्लूकोज जो होता है आपका डी ग्लूकोज की तरह ही होता है। यहाँ पर हमारे पास में एल ग्लूकोज जो होता है बस ज्यादा स्वीटर होता है, ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, हम ले रहे
तो ये एनर्जी प्रोवाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नेचुरली अकर ही नहीं होता, ये डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ हमारे पास में मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो ये कोई एनर्जी जो होता है वो जनरेट नहीं कर पाता, इसलिए एल ग्लूकोज को फर्दर हमारे पास में यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। अब आते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ऑयल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ये सब क्या हो गया हमारे पास में एज अ प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। एडिबल कलर्स भी आपने देख रखे होंगे, इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। एजोडाइज का थोड़ा सा एग्जांपल याद रखिएगा कि कुछ पर्टिकुलर एडिबल होते हैं हमारे पास में, ये जो ये एडिबल कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों के लिए तो हार्मफुल होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं जो हम खा सकते हैं। खा कौन से सकते हैं? जो स्पेशली जैसे सैफ्रॉन हो गया या फिर हमारे पास में हल्दी हो गई, उसका जो पर्टिकुलर कलर है वो हार्मफुल नहीं है, वो नेचुरल है। लेकिन जो मेन मेड है वो क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। जैसे एजो कंपाउंड्स हो गए आपके, ये हमारे पास में क्या होते हैं, सिंथेटिक एडिबल कलर्स जो होते हैं, जो एजो कंपाउंड्स होते हैं। देखते हैं जैसे कि घर पे खीर बन रही है तो मम्मी ने कलर डाल दिया उसमें थोड़ा सा, तो वो कलर जो है ना वो थोड़ा सा हार्मफुल है। लेकिन अगर हम हल्दी डाल रहे हैं सब्जी में तो वो क्या है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो एडिबल और नॉन एडिबल दो टाइप के आपके यहाँ पर कलर्स होते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन खास आता नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ये आपके लिए एक इजी टॉपिक होता है, बहुत नई चीज आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। हर बच्चे को इसका छोटा सा फॉर्मूला भी याद होगा, सोप और डिटर्जेंट का RCOONA जो होता है, ये क्या होता है आपका बेसिक होता है सॉल्ट का, जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि मिसाइल फॉर्मेशन कैसे करता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है। और नहीं तो अभी सरफेस केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी पूरी थ्योरी डिटेल में कि जो सोप होता है वो कैसे क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है वहां पर। तो बेसिकली सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है, हायर फैटी एसिड का। ये तो आपकी डेफिनेशन वाइज बात हुई। जैसे लॉरिक एसिड हो गया आपका, ये हो गया मिस्टेरिक एसिड हो गया, पाल्मेटिक एसिड हो गया, ऑलिक एसिड हो गया, ये सब क्या है हमारे पास में एग्जांपल से सोप के। 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर जैसे अगर हम नदी में जाके कपड़े धो रहे हैं, वहां पर भी अगर सोप यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे, वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और एक तरीके से बायोक्रिमिनेशन या फिर यहाँ पर हमारे पास से हार्मफुल नहीं होते। लेकिन पर इसके फिर भी सोप के डिसएडवांटेज हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपके बचपन का मतलब हो गया 9th से। क्या होते हैं सोप के डिसएडवांटेज? पहला कि वो कैल्शियम और जो यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसके आयंस जो होते हैं हार्ड वाटर के साथ में मिलके स्कम टाइप कर्डी सब्सटेंस टाइप मटेरियल बना लेता है, एक तरह से इनसॉल्युबल होते हैं वो वाटर के अंदर। तो सोप जो होता है वो यहाँ पर ढंग से काम नहीं करता, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। और दूसरी चीज, इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर यूज नहीं कर पाते। ये एक नया पॉइंट होगा आपके लिए। फर्स्ट वाला पॉइंट आपने सबने पढ़ रखा होगा सॉल्युबिलिटी का। सेकंड पॉइंट जो होता है ये थोड़ा सा नया पॉइंट होता है, एसिड जो होते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं और एडहर्स हो जाते हैं फैब्रिक्स के साथ में, तो उसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। देखते हैं आप साबुन बहुत बार चिपक जाता है कपड़ों पे, उतर ही नहीं रहा है, रगड़े जा रहे हैं, तो वो यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, डिटर्जेंट यूज करना शुरू कर दिया। डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, पानी में डाला निकाला, कभी भी नहीं चिपकेगा जब तक आप बिल्कुल देसी यूज नहीं कर रहे हो, सस्ता वाला। तो बेसिकली हमारे पास में अगर अच्छे डिटर्जेंट की बात करी जाए, सिंथेटिक डिटर्जेंट की, तो दोनों प्रॉब्लम जो हमने सोप में यहाँ पर फील की थी वो यहाँ पर क्योर हो जाती है। अब ये भी 3 टाइप का होता है, एसिडिक हो गया आपका, दूसरा बेसिक हो गया और तीसरा न्यूट्रल हो गया। ये एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे लॉरेल अल्कोहल है, एन नंबर में आपका प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में मिलके क्या बना रहा है यहाँ पर लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलके क्या है सोडियम लॉरियल सल्फेट बना रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एनायनिक डिटर्जेंट हो गया। 3 टाइप का हो गया आपका, एनायनिक हो गया, कैटायनिक हो गया और न्यूट्रल हो गया। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं हमारे पास में, लार्ज मॉलिक्यूल जिसके अंदर सोडियम एल्काइल सल्फेट पहली कैटेगरी हो गई, और दूसरा एक एग्जांपल और है यहाँ पर इसका, दूसरा एग्जांपल है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स का, ABS जिसे हम बोलते हैं,
ये दो एग्जाम्पल्स है। यहां पर हमारे पास में क्या हमने बोला एनायनिक, इसका मतलब हमारे पास एनायन वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा है और कैटायन वाला जो पार्ट है वो कम है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे थोड़ा सा नजर डालिए, उसके अंदर में भी सेम कंडीशन है। ये आपका जो एनायनिक पार्ट होता है वो ज्यादा होता है और कैटायनिक पार्ट जो होता है वो कम होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक मतलब नाम से पता पड़ रहा है कैटायन वाला पार्ट आपका ज्यादा होगा। कैटायनिक का कंपोजिशन होता है यहाँ पर एमोनियम जो सॉल्ट होता है, नाइट्रोजन का जो हमारे पास में सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ ना अमोनिया ले लो या फिर नाइट्रोजन ले लो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये ध्यान रखना है यहाँ पर कंपोजिशन इसका। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ये यहां देखिए एन के ऊपर क्या है हमारे पास, 1 2 3 और इधर कार्बन, तो ये क्या हो गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एरान वाला पार्ट छोटा सा बच्चा इतना सा ही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कैटायनिक डिटर्जेंट बोल दिया। यहाँ पर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं जनरली, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम क्लोराइड जो हो गया ये इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। और नॉन आयनिक में दोनों का मिक्सचर कर दो, ऑब्वियस सी बात है, तीसरी चीज हमेशा वही निकल के आती है, कैटायन का पार्ट उसमें ज्यादा था, सेकंड में एनायन का पार्ट ज्यादा था। यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, नॉन आयनिक डिटर्जेंट के अंदर ईस्टर्स जो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास के, जो कि ऑप्टेन किए जाते हैं हमारे पास में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया और स्टेरिक एसिड हो गया, जैसे इन दोनों का, तो दोनों का कंपोजिशन में मिक्सचर लगभग इक्वल होगा, तो ये हो गया हमारे पास में नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये हमारे पास में नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। तो बेसिकली आपको ये एग्जांपल सारे याद होने चाहिए। सुपरफिशियली अगर हम एक एक टेबल बना के भी याद करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट और उनके सामने उनके नाम, बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, अगर हमने कोई शुगर लिख लिया, सैकरिन, एस्पार्मेट, ये सब किस किस के अंदर यूज हो रहे हैं, एक टेबल उसकी बना ली, उसके एग्जांपल्स लिख लिए, तो इस तरीके से याद करेंगे तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली जल्दी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बैठा था आपका। ये था आपका 2024 का क्वेश्चन, अभी एडवांस का ये क्वेश्चन था आपका। यहाँ क्या बोला, एस्पार्मेट, यहाँ पर एस्पार्मेट का एक तरह से कंपोजिशन पूछा है, लेकिन क्या बोला यहाँ पर साथ में, ये तो हमें पता है एस्पार्मेट फिनाइल एनिलीन और मिथाइल ईस्टर, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन रहा है डाइपेप्टाइड लिंकेज से। अब डाइपेप्टाइड लिंकेज क्या था, मिक्स कर दिया क्वेश्चन, डाइपेप्टाइड लिंकेज था, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था हमने डाइपेप्टाइड लिंकेज। डाइपेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, दो एमिनो एसिड में से जब H2O निकल जाता है और CONH के बीच में जो लिंकेज बनता है, CONH के बीच में जो लिंकेज बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और हमें डाइपेप्टाइड लिंकेज बोला और किस किस के बीच में, यहाँ सबसे अच्छी बात थी इस क्वेश्चन में, आपको रटा नहीं होना चाहिए था स्ट्रक्चर, आपको एस्पार्टिक एसिड दे रखा है, आपको फिनाइल एनिलीन दे रखा है, और ईस्टर तो आपको आता है, मिथाइल ईस्टर तो आपको आता है, मतलब ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, फिनाइल ईस्टर आपको आता है, तो तीनों चीजों को कंबाइन ही तो करना था केवल, और कुछ भी नहीं करना था, और कंपाउंड बनाना था। अगर हम कंबाइन करना शुरू करें, कंपाउंड में क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, पहला कंपाउंड ये OH है और यहां से NH2 है, इसमें से H2O निकाल दे तो यहाँ CO और NH के बीच में लिंकेज हो जाएगा, एक तो ये ढूंढे, और इसके बाद में क्या जोड़ दे साथ में, मिथाइल ईस्टर, ये एक कंपाउंड और जोड़ना था यहाँ पर। ईस्टर का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, यहां से H2O अगर हमें निकालना है, H ले लो, O ले लो, COH ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। मिथाइल ईस्टर बोला है तो दोनों तरफ CH3 ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH, यहाँ H लेना पड़ेगा। ये हमारे पास में कुछ है, H2O निकाल दो यहाँ से भी, या फिर इधर H ले लो तो वो ज्यादा सही रहेगा, वो डिपेंड करता है आपको स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से दे रखा है। कुल मिला के हमें CH3 एक रोक के रखना था अपने पास में, ऐसा कंपाउंड ढूंढना था, क्योंकि हम मिथाइल स्पेसिफिक कर रखा था केवल। अब ढूंढना शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर में, पीएच अगर हमारे पास में दे, यहाँ बात कर रहे थे हम कंपाउंड की, एस्पार्टिल फिनाइल एनिलीन मिथाइल ईस्टर, तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में एस्पार्टिल इल हमारे पास में पीएच के पास में होना चाहिए जब हम रिमूव कर रहे हैं तो ये दो आंसर्स आपके हो सकते हैं, या तो ए आंसर होगा या फिर आपका सी आंसर होगा। और फिर अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं तो पीएच जो होगा वो घूम के इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
If a person is suffering from the deficiency of non-adrenaline, what kind of drug can be suggested? एड्रेलिन क्या होता है हमारे पास में? ऐसा हार्मोन होता है एक तरीके से जो कि हार्मोन्स में जो चेंजेस होते हैं, मूड में जो चेंजेस होते हैं उसको ट्रिगर करता है। तो ऐसे लोग जिसको डिप्रेशन चला जाता है वो लोग ये ड्रग्स यूज करते हैं। तो सीधा सीधा एग्जांपल था इसका, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो हो गए वो एग्जांपल हो गए। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर दे दिया। अब आपको ये स्ट्रक्चर से नहीं डरना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ब्रोमफेनाइल, यहाँ पर इरेमिनिन, ये किसका एग्जाम्पल है। ये नहीं याद तो अभी तो याद कर लेना, ये एंटी हिस्टामिन का एग्जाम्पल होता है। तो ये आपको रट्टा मार वाला क्वेश्चन था। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेरफेरेडिन, सैल्डेन से बिल्कुल इजी याद होगा। दूसरा वाला नाम इसका नो डाउट गंदा है। सैल्डेन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में? हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है। ऑप्शन में केवल ये ढूंढना है, एक्टिविस्ट दी, हिस्टामिन एक्टिवेट नहीं करता, उसे रोकता है, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से मेडिसिन है, तो किसी भी चीज को रोकेगी सही, एक्टिवेट तो नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, इसको भी हमारे पास में इनहिबिट नहीं करती, ये क्या करती है? रिसेप्टर की तरह काम करती है यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट हमारे पास में क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है आपका। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो होता है वो हमारे पास में, अब हमें ये पता होना चाहिए नोवेस्ट्रॉल जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तब जाके तो हम बताएंगे ये किस किस के साथ में रिडक्शन कर सकता है। स्ट्रक्चर ना बता के मैं इसमें आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक इसमें टर्मिनल पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक आपका यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में अगर ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या क्या कर सकता है? एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ में तो रिएक्शन कर सकता है। दूसरा ZnHCl2 और ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर सकता है, ये भी आपके दोनों एक्शन में था। और NaOHCl के साथ में अगर फिनोलिक ग्रुप है तो उसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, या फिर अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अल्फा कार्बन प्रेजेंट होगा तो फिर वो क्या कर देगा? NaOCl के साथ में रिएक्शन कर देगा। अगला रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन था वो, ऐसे क्वेश्चन से जो कि एडवांस में आ सकते हैं। तो मेंस के इन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली हल्के में लेना न मत लेना। मैंने 2020 के मेंस के क्वेश्चंस डाले मेनली यहाँ पर, जो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं। ड्रग्स विद देयर एक्शंस, सिंपल क्वेश्चन ही, आपको एक दो एग्जांपल भी याद होंगे तो इसको बहुत आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर रेनिटिडाइन, ये क्या होता है? एंटासिड होता है, ये पता होगा शायद आप लोगों को। इसके अलावा कोई एग्जांपल, फिनाइलिजीन जो होता है, फिनाइलिजीन जो होता है वो क्या होता है? एंटी डिप्रेशेंट होता है। क्या दो ऑप्शन से निकल रहा है आंसर? फर्स्ट का आंसर डी, अच्छा एक ही ऑप्शन नहीं, फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का आंसर ए, बी आपका क्या हो गया आंसर। एग्जाम्पल याद रखने वाली बात है ये, तो इसमें बहुत ज्यादा गणित है नहीं। ये आपका एक फिर अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आने के चांसेस है, इसलिए मैंने ये मेंस के क्वेश्चन डाले हैं। एडवांस पूछता है ऐसे क्वेश्चन। एडवांस में एक बार कायरल नंबर भी पूछ लिए थे, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देके, और वो कॉम्प्लेक्स जो था ना वो भी आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ही था। पेनिसिलिन जो मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो नहीं रटूंगी इसलिए मैंने सामने बना रखा है, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यहाँ क्या है आपके कायरल सेंटर पूछे, अब कायरल सेंटर तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो हटा दो, ये वाला ग्रुप तो पूरा पूरा हटा दो। इस पॉइंट पे हमारे पास में एक कायरल सेंटर हो गया, दूसरा इस पॉइंट पे कार्बन सेंटर हो गया, ये तो है नहीं, इधर से CH3 हो गया, सिर्फ ये 3 पॉइंट हो गए। तो हमारे पास में क्या है 3 इसका आंसर था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था यहाँ पर क्लोरोफेनिकॉल का, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ये पेपर में आपको बने हुए नहीं मिले थे, ये आपको खुद को स्ट्रक्चर याद होने चाहिए थे। अब इसमें भी कायरल सेंटर पूछा है, इधर की रिंग तो पूरी हटा दो, ये वाला कंपाउंड है इसमें दोनों Cl सेम हो गए, इधर दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इधर H डिफरेंट है, एक कार्बन तो आपका ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। कायरल सेंटर तो वैसे आराम से बहुत आराम से गिनने आते होंगे, तो ये दो हमारे पास में हो गए। ऐसे क्वेश्चंस आपके नो डाउट एडवांस में आ सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल भी हल्के में लेने का नहीं है। हो सका है पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ही अभी तक में जो हमने किए हैं उसमें से एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है आए ना।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोनों में से एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन फिक्स है और दोनों चैप्टर से भी एक ही क्वेश्चन आपका आ सकता है। एडवांस के बचे हुए चैप्टर्स को समझने के लिए, जानने के लिए, उनके क्वेश्चन समझने के लिए अलग से मेहनत ना करनी पड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी बहुत कुछ चैनल पे चलता जा रहा है एडवांस से रिलेटेड। और अगर आपके फ्रेंड्स नीट के भी हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। नीट से रिलेटेड भी काफी मटेरियल वन शॉट्स आने वाले हैं। तो बच्चे लगे रहिए, डटे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।